हेलो एवरीवन आप हेलो एवरीवन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संयुक्त एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत इतिहास। उसमें हम सब यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें हमने पिछले वीडियो में लगभग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। आज उसके आगे हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और यह वीडियो जो है आप सबके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप एसएससी का देंगे या यूपी पीसीएस आरओ ईआरओ, किसी भी एग्जाम में जहां भी आपको इतिहास संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर आपको हरदम फायदा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपको हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुके थे और अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको पहली बार चैनल पर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया आ रहा है, वहां से आप जाकर पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। ठीक है, आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने, क्वेश्चन देखिए पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान से हटाया या पर हराया था। ठीक है, तो आपको हम बताएं कि जब पुर्तगाल की कंपनी आई, पुर्तगालियों का आगमन जब हुआ भारत में, कब आगमन हुआ था पुर्तगालियों का? 1498 ईस्वी में। कब? 1498। वास्को डी गामा के आगमन से ही पुर्तगालियों का भारत में धीरे धीरे आगमन होने लगा। तो भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने एक कंपनी गठन किया था 1498 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कहां से ऐसे थे जिन्होंने जो स्वाली में पुर्तगालियों के स्थान पर, पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज अधिकारी। क्योंकि जब भारत में यूरोप से आने लगे थे कंपनियां, तो अंग्रेज भी आ रहे थे भारत में व्यापार करने के लिए, पुर्तगाल भी आ रहे थे। तो भारत में क्या हो रहा था? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होने लगे थे। तो उसमें क्या था, थॉमस बेस्ट नामक जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने क्या किया था, 1611 ईस्वी में जो है स्वाली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। अब इससे प्रभावित होकर जो है पुर्तगालियों, क्योंकि पुर्तगाली व्यापार पे अधिकार कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे भारत में। आपको हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो है मलक्का और हरमुज की खाड़ी पर, आपको हमने बताया था कि मलक्का जो है और हरमुज की खाड़ी पर, यहाँ मलक्का थी एशिया की मंडी के नाम से जाना जाता था, मलक्का जो भारत की खाड़ी में थी। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर पुर्तगाली क्या करते, लूटपाट कर रहे थे, इससे जो है प्रभावित थे, इससे क्या थे, दिक्कत हो रही थी। और यहां तक कि वो जो यूरोप के ही जो है सौदागर को ही नहीं लूट रहे थे, बल्कि भारत के भी जो सौदागर थे स्थानीय, उनको भी लूट रहे थे, जिससे मुगल बादशाह को बहुत बड़ी दिक्कत भी हो रही थी, उनके पास शिकायत भी जा रहा था। अब अंग्रेज एक दूसरी कंपनी या अंग्रेज एक दूसरे जो थे कि पुर्तगालियों की टक्कर लेने वाले थे, क्योंकि पुर्तगाल के जो थे उन्होंने नाविक के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। अब अंग्रेज आ गए थे, उनको भी था, तो क्या होते, अब उनका टक्कर ले रहे थे। और थॉमस बेस्ट ने क्या किया, 1611 ईस्वी में स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अब यहां से अंग्रेजों की नींव पड़ती है। कैसे नींव पड़ती है? देखिए 1611 ईस्वी में, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया, 1611 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहां बनाया था? मसूलीपट्टनम में। ध्यान दीजिएगा, डेट से ध्यान दीजिएगा, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, पट्टनम में। अब यहां पर तो ये अस्थाई कारखाना था, अस्थाई कारखाना, हमने कल भी बताया था आपको, अस्थाई कारखाना था। क्या था? अस्थाई कारखाना था। लेकिन जब यहां से थॉमस बेस्ट जब पुर्तगालियों को पराजित कर देता है, तो इससे प्रभावित होकर अंग्रेज से जो है प्रभावित होकर जहांगीर जो थे भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। और 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में जो है स्थाई कारखाना अंग्रेजों ने सबसे पहले कहां बनाते हैं? सूरत में। क्या बनाते हैं? सूरत में, सूरत में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। अगर कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था या अंग्रेजी राजदूत था, और जो है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, किसका? जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जो है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जो है भारत में अकबर के नाम पत्र लेकर, किसके नाम पत्र लेकर? अकबर के नाम पत्र लेकर जो है, अकबर के नाम पत्र लेकर जो है जहांगीर के दरबार में मिला था। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो है
अंग्रेज कौन सा यात्री था जो सबसे पहले जो अंग्रेज आया था भारत में यात्री बनकर? जेम्स प्रथम का राजदूत था, अकबर के नाम पत्र लेकर और जहांगीर के समय में आया था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंग किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के समय में आया था, क्योंकि जब वह आया था तो उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि 1608 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। और हम सब जानते हैं कि अकबर 1605 ईस्वी में ही मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, अकबर का 1605 ईस्वी में ही मृत्यु हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर थॉमस रो की अगर देखें, थॉमस रो जो था या कैप्टन विलियम हॉकिंस के आने के बाद दोबारा आया था। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस के आने के बाद दोबारा आया था। तो इसमें जो हमारा राइट जवाब होगा थॉमस बेस्ट होगा। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 11 क्वेश्चन हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हुई? आई तो बहुत कंपनियां थी ना, आई तो पुर्तगाल की कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही कंपनी क्यों सफल हुई? इसमें वो समय क्या था कि भारत में जो राजा थे, क्या थे? सबसे बड़ी कमी यही थी। आज भी अभी देखिए, अभी जब कभी दंगा वंगा हो जाता तो क्या होता? दिक्कत यही होती है कि भारत में क्या होता है, राष्ट्रीयता कभी कभी कमी हो जाती है तो दंगा होने लगता है। लेकिन अब क्या है, अब तो हर आदमी के अंदर जो भारतीय की भावना पैदा होती है। इसीलिए तो जो है भारत के राष्ट्रपिता जो है, उनके लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की माता का नाम के एक चित्र बनाया भी था कि जिससे जो है आदमी पूजा कर सके, आदमी के दिल में भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो सके। तो पहले ये नहीं थी, पहले क्या थी? कमी थी। एक राजा दूसरे राजा से क्या करते थे? आपस में लड़ाई करते थे। जैसे मान लीजिए 2 राजा हुए तो ये अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर एक दूसरे से लड़ा करते थे। यानी आप कह सकते थे भारत में कई राजाओं थे और जो राजा थे उनमें क्या थी? राष्ट्रीयता की अभाव था, भावना क्या थी? कमी थी। वो अपने में ही मस्त रहते थे, एक दूसरे से क्या करते? लड़ाई करते। जब एक दूसरे से लड़ाई करते थे तो दूसरे देश के लोग आकर इनको फूट डालते थे और फूट डालने के बाद क्या करते? अधिकार कर लेते। जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में सुने होंगे। लॉर्ड कर्जन क्या करता? कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था ना कि फूट डालो और राज करो। क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि आप क्या करो? फूट डालो, एक दूसरे हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाओ, या जो है एक दूसरे से लड़ाओ और राज करो। तो यह लॉर्ड कर्जन की ही नीति, फूट डालो, फूट डालो, फूट डालो और राज करो, और राज करो। तो अंग्रेज की यह नीति थी। ठीक है, तो इसीलिए क्या था, भारत में राष्ट्रीयता भावना की कमी थी। अगर भारत में उस समय राष्ट्रीयता भावना की कमी ना होती तो हो सकता था भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी सफल नहीं होती। ठीक है, फिर कह रहे हैं कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, आधुनिक हथियार थे। सही बात है। जब हम सब आधुनिक युग में होते हुए भी आज तलवार और भाला से लड़ाई कर रहे थे, उस समय जो पश्चिम के देश थे, जो यूरोप के देश थे, उनके पास तोप और बंदूकें थी, उनके पास अच्छे अच्छे नस्ल के हथियार थे, जिससे क्या हुए और उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। हमारे यहाँ क्या होता था, जब कोई लड़ाई सामने आती थी तब प्रशिक्षण दिया जाता था, ड्रिल कराया जाता था। लेकिन उस समय क्या होता था, पश्चिमी जो देश थे उनको जो है हरदम रोज सुबह प्रशिक्षण दिया जाता था, उनके अंदर फुर्ती रहती थी, जिससे वो क्या करते थे? अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहते थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही होगा, बी भी सही हो जाएगा। तीसरा ये देखते हैं, तीसरा कह रहा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सही बात है। आप देखे होंगे मंगल पांडे मूवी देखे होंगे या 1857 की घटना देखे होंगे, तो क्या थे? भारत के ही सैनिक जो ब्रिटिश की तरफ से भर्ती हुए थे वो भारतीयों पे ही गोली चला रहे थे। अभाव था कि नहीं था? अभाव था, इसीलिए तो गोली चला रहे थे। यहाँ पर देखें, जिसके फलस्वरूप कोई जो अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। सही बात है यार, एकदम सही बात है। आप देखे होंगे 1857 की क्रांति या उस मूवी में देखे होंगे आप, तो उसमें क्या थे? जो अच्छा वेतन देते थे जो कंपनी, उसकी सेना में भारत के ही लोग शामिल हो जाते थे और भारतीयों पे ही अत्याचार करते थे, मानते थे। लेकिन बाद में जब या किसी भी चीज़ का जब कुछ जो है किसी भी चीज़ का जब कुछ हद हो जाता है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो भारत के भी लोग जब जागरूक हो गए, जब उनको महसूस होने लगा कि है अपने हैं, तब वो जो है भारत के लड़ने शुरू किए। ठीक,
जिससे भारत को आज़ादी मिली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तीनों सही है। कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो पहला, भारत में राष्ट्रीयता के अभाव था, पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, आधुनिक हथियार थे उनके पास, और सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था भारत के, इसीलिए जो भी अक्षर वेतन देता था उनके क्या होते थे, उनके ओर वो शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो कहा गया उपयुक्त में से तीनों सही है। क्या है? उपयुक्त में से तीनों सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं 1661 ईस्वी में, कब? 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट, कहाँ के सम्राट? इंग्लैंड के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, कौन? चार्ल्स द्वितीय, किसका? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली यहां से हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह होने पर किस स्थान पर पुर्तगालियों को उपहार मिला? तो हम बता दें कि चार्ल्स द्वितीय जो था उसका विवाह 1661 ईस्वी में, कब? 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ बंगरेजा, उनका नाम था कैथरीन, शॉर्टकट में लिखते हैं। तो कैथरीन का विवाह जो है, कैथरीन का विवाह किससे हो गया था? इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से। किससे? इंग्लैंड के सम्राट थे, किससे? चार्ल्स द्वितीय थे। चार्ल्स द्वितीय से जब उनका विवाह हो गया तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, समान हमारा, जगह हमारी, लेकिन विवाह में दहेज किसको दिया जा रहा है? इंग्लैंड को। मतलब बताइए, देश हमारा लेकिन दान किसको? इंग्लैंड को दिया जा रहा है, दहेज किसको? इंग्लैंड को दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पुर्तगाल की राजकुमारी थी, अब जब राजकुमारी का विवाह होता है तो उस विवाह में मुंबई को, किसको? मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। किसको? इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। और इंग्लैंड के सम्राट को, चार्ल्स द्वितीय को, जब 1661 ईस्वी में दे दिया जाता है तो कुछ समय के बाद ये जो इंग्लैंड के सम्राट थे इन्होंने 10 पाउंड प्रतिवार्षिक कर के हिसाब, 10 पाउंड प्रतिवार्षिक के दर से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे देते हैं और कहते हैं बंबई पे आप कारखाना आप स्थापित करिए। ठीक है, तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जगह हमारी लेकिन दान दूसरे को दिया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने पर किस स्थान पर पुर्तगालियों ने उपहार दिया था? तो बंबई को दिया था। और बंबई को जो है 1668 ईस्वी में, कब? 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय जो है इसको किसको दे देते हैं? ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, कितने रुपए में? 10 पाउंड प्रतिवार्षिक कर के रूप में, 10 पाउंड, अगर 10 पाउंड प्रतिवार्षिक किराया लेकर जो है बंबई को दे देते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर अपना प्रथम स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति मिली? तो आपको हम बता दें कि कह रहे हैं कि 1613 ईस्वी में, हमने अभी आपको बताया कि जब जो है अंग्रेज जो है सर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है तो वह क्या करता है? अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर से मिलता है और जहांगीर से बात करता है। उसके बाद जहांगीर को मनाने के बाद, पहले तो उसका विरोध करते हैं और जो व्यापारी थे वो पुर्तगाली, जिससे जहांगीर कुछ देर के लिए कहते हैं कि अभी आपको अनुमति हम नहीं दे सकते। लेकिन जब पुर्तगालियों को जो है 1611 में सोली के युद्ध में हरा देता है थॉमस पेस्ट, तब पुर्तगालियों पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेज आ जाते हैं। तब उसके बाद जहांगीर को यह पता चल जाता है कि अंग्रेज अब हमारी सेफ्टी करेंगे या अंग्रेज को और हराने वाला कोई है नहीं। तो वो 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में सूरत में, कहां पर? सूरत में अंग्रेजों को
प्रथम स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति देते थे। इसके पहले भी 1611 ईस्वी में भी अंग्रेजों ने कारखाना खोला था। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। लेकिन यह क्या था? अस्थायी कारखाना था, मतलब इस कारखाने के लिए कोई अनुमति नहीं दिया था। लेकिन जब 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज कारखाना खोलते हैं तो इसकी अनुमति कौन देते हैं? जहांगीर दे देते हैं। कौन दे देते हैं? जहांगीर। ठीक है। इसी के दरबार में, जहांगीर के ही दरबार में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस भी आया था 1608 ईस्वी में, और सर थॉमस रो भी आया था। ठीक है, दो यात्री थे जो जहांगीर के दरबार में ही आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के ही दरबार में। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन बने कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था, तो चार्ल्स प्रथम का राजदूत था। कौन था? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। इसके बाद सर थॉमस रो आया था। तो इसका सही जवाब होगा सूरत। इसका सही जवाब क्या होगा? सूरत हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछें कि जो है 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कारखाना खोलने की अनुमति मांगी थी, तो मिला था सूरत में। ठीक है, कब मिला था? 1613 ईस्वी में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि 1759 ईस्वी में, कब? 1759 ईस्वी में किस प्रसिद्ध युद्ध से अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार क्षेत्र से बाहर कर दिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं क्योंकि भारत में व्यापार करने के लिए सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं आए थे, पुर्तगाल भी आया था, डच भी आए थे। इसके वीडियो हमने पहले वाले वीडियो में जाना था कि क्या थे, भारत में व्यापार की होड़ मच गई थी। भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियों की होड़ मच गई थी। उनमें डच भी आए थे, पुर्तगाल भी आया था, और ब्रिटिश आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे। लेकिन सब लोग व्यापार पे अधिकार नहीं कर पाए। जो शक्तिशाली निकला, जो इन सब में आगे निकला, वो व्यापार पे एकाधिकार जमा ले गया। इसमें अंग्रेज सबसे हावी होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 1759 ईस्वी का एक प्रसिद्ध युद्ध था। उस युद्ध में क्या हुआ? डचों का कमर टूट जाती है और डच क्या करते हैं? धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश डेनमार्क की तरफ लौट जाते हैं, अपना सब कुछ किसको बेचकर? ब्रिटिश कंपनी को। ठीक है, तो अब बेदरा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध। और बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, जिसमें डचों को पराजित होना पड़ता है अंग्रेज के द्वारा, और धीरे धीरे व्यापार पर अंग्रेज अधिकार जमा लेते हैं। आइए कि यहाँ पर प्लासी का युद्ध लिखा गया है, इसको हम ध्यान देते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध देखते हैं। प्लासी का युद्ध के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। आइए यहाँ पर बगल में थोड़ी जो ऑप्शन दिए गए उसके भी चर्चा कर ले रहे हैं। ऑप्शन पे भी यहाँ पर लिखा गया प्लासी। ठीक है, लिखा गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में किसके किसके मध्य में हुआ था? तो अंग्रेज का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब थे, के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। इसमें क्या होता है? प्लासी के युद्ध में, प्लासी का जब युद्ध होता है तो कब होता है? 1357 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला में। इसमें सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है और जाकर अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है, जिससे सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और क्या होता है? मारा जाता है। प्लासी का युद्ध से पहले एक घटना होती, ब्लैक होल की घटना। आप जानते होंगे ब्लैक होल की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ब्लैक होल की घटना से ही प्लासी के युद्ध का नींव पड़ता। बताते हैं कि ब्लैक होल की घटना के जन्मदाता या बताने वाला जे हालबे था। जे हालबे जो है ब्लैक होल की घटना के बारे में बताता है, और ब्लैक होल की घटना से ही प्लासी का युद्ध शुरू होता है। अगर बताते हैं कि अब ब्लैक होल की घटना घटित ना होती तो प्लासी का युद्ध ना होता, और प्लासी का युद्ध ना होता तो अंग्रेजों की इतनी संपत्ति न मिली होती, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल को चूस कर पूरा एकदम कंकाल बना दिया था। बंगाल से जितना धन दौलत था सब लूट कर इंग्लैंड भेजा जा रहा था।
क्योंकि अब उसके कठपुतली शासक मीर जाफर बन गया था। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करके रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को सेनापति बना देता है, वहाँ का शासक बना देता है और मीर जाफर को कठपुतली की तरह यूज करता है और वहाँ की सारी धन दौलत लूट कर इंग्लैंड भेज देता है और बंगाल को कंकाल बना देता है चूस कर। ठीक है, इस यहाँ से तो आप जो जब पढ़े होंगे वहाँ पर, तो जो तोहरी तिहरी जो है बंगाल में जो है एक शासन व्यवस्था चालू करता है कि जो आंतरिक मामले हैं उनको अपना देखता है और लड़ाई झगड़े वाला मामला सब कुछ जो मीर जाफर को दे देता है और धन दौलत वाले सभी जो विभाग थे अंग्रेज ले लेते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध हो गया। यहाँ पर एक युद्ध दे रहा है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध यहाँ पर देख लेते हैं, या इतना नोट कर लीजिए। बक्सर का युद्ध अगर देखें तो बक्सर क्यों 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी। यहाँ पर अलग से हम ले ले रहे हैं एक फाइल जो है, और वहाँ पर बगल में देख ले रहे हैं अलग से। ठीक है, यहाँ पर आइए एक अलग ले देख ले। अगर आपसे पूछे कभी बक्सर का युद्ध कब, बक्सर का युद्ध, बक्सर, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है, इस युद्ध से, बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी तरह बंगाल के साथ साथ और भी जगह पूरा कंट्रोल कर लिया बक्सर के युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो, कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में एक तरफ हेक्टर मुनरो था, कौन था? हेक्टर मुनरो, या अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ अवध के नवाब 3 लोग थे। कौन कौन 3 लोग थे? यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 लोग थे। एक थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और एक बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। कौन था? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। इन तीनों लोग मिलकर हेक्टर मुनरो से बक्सर का युद्ध लड़ा था, जिसमें क्या होते हैं, ये तीनों लोग पराजित होते हैं और इनसे इलाहाबाद में ला जाकर किले में रखा जाता है और इनसे इलाहाबाद की संधि किया जाता है, जिससे अवध के जो शुजाउद्दौला थे इनसे जो है अवध के प्रांतों पर कब्जा करके उसको जो है शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है और धीरे धीरे दिल्ली पर कब्जा कंट्रोल बनाने का प्रयास करते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर आपसे कभी पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 ईस्वी में। किसके मध्य? हेक्टर मुनरो और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय दिल्ली के सम्राट और बंगाल के नवाब मीर कासिम। ठीक है, इसके बारे में हम फिर आगे से जब मिलेगा क्वेश्चन उसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है उस स्थान की पहचान करें। किस स्थान की? देखिए किस स्थान की पहचान करने के लिए आपसे कह रहा, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं उस स्थान की पहचान करें। क्या? उस स्थान की पहचान करें, उस स्थान की पहचान करें, उस स्थान की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम, पहले भारत में अंग्रेज जब आए तो खूब अफीम की खेती करवाते थे, खूब चाय की खेती करवाते थे, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। यहाँ तक कि आप चंपारण जब बाद में सीखेंगे, चंपारण जब सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी चलाते थे तो उस समय क्या होता था, तिनकटिया प्रथा चलती थी। 1 बीघा में 3 बिस्सा जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे बगान मालिक जो यूरोप के हुआ करते थे। यहाँ तक कि जब कोई नहीं करता था खेती तो उसके अंगूठे काट लिए जाते थे, जबरदस्ती उसका स्टाम्प पेपर में ज़मीन की बिक्री कर लिया जाता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस स्थान की पहचान करिए जहाँ से अफीम प्राप्त होता था। तो आप बिहार राज्य था, बिहार राज्य से सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती थी और अफीम वहीं से प्राप्त होता था। ठीक है, जिसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, अफीम की खेती कहाँ से मिलती थी? बिहार की। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, 18 देखते हैं, 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि 1760 ईस्वी में किस प्रसिद्ध युद्ध से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके भारत के व्यापार क्षेत्र से बाहर कर दिया। अभी हमने देखा बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। और इस युद्ध से, बेदरा के युद्ध से अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया था। किसने? किसको? डचों को भारत से बाहर कर दिया था, व्यापार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। अब 1760 ईस्वी में एक और घटना घटती है। 1760 ईस्वी में जो होता है उस युद्ध से, 1760 ईस्वी में वाडिस के युद्ध से, वाडवास का जो युद्ध होता है, इस युद्ध से अंग्रेज क्या करते हैं? अब फ्रांसीसियों को भी व्यापार क्षेत्र से बाहर कर देते हैं, व्यापार पे कब्जा जमा लेते हैं अंग्रेज, और धीरे धीरे यही व्यापार पर का सर्वोत्तम कब्जा करके भारत को चूसने का प्रयास काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस युद्ध से फ्रांसीसी भारत के व्यापार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो आप बताएंगे वाडिसवाड का युद्ध। किसका युद्ध? वाडिसवाड का युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, जिसमें क्या हुए थे कि अंग्रेज जो पहले क्या होता था, जब यूरोप में कहीं भी युद्ध शुरू होता था, किसी भी देश से, मान लीजिए फ्रांस में, इंग्लैंड शुरू हो गया, अगर यूरोप में शुरू हुआ तो इनका जहाँ जहाँ भी उपनिवेश होता था, मान लीजिए अगर भारत में उपनिवेश है इनका, तो भारत में भी युद्ध करने लगते थे। जहाँ जहाँ उपनिवेश होता था तहाँ तहाँ युद्ध करते थे। अगर यूरोप में एक बार युद्ध छिड़ा, दोनों देशों में या किसी भी देश में, यूरोप के जो देश है, तिनका जहाँ जहाँ उपनिवेश होता था वहाँ वहाँ युद्ध इनका शुरू हो जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा, बाबर के समय में लड़ा गया था, जिससे भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना होती है और भारत में धीरे धीरे मुगल वंश कायम होता है। ठीक है, आइए कुछ हम आपको अलग से क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, कुछ और अलग से जान लेते हैं, जिसमें जानने के लिए जरूरी है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हम यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट रुकिए, यहाँ से एक स्लाइड जोड़ते हैं, यहाँ से एक स्लाइड हम जोड़ते हैं, यहाँ से चलिए, यहाँ से हम आपको बता देते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, भारत में यूरोपीय कंपनियों, या क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है और आपसे क्रम पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए, अगर आपसे का क्रम पूछे उसका, तो क्रम ऐसे बताइएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले भारत में कौन आते हैं? पुर्तगीज कंपनी आती है, पुर्तगाल के आते हैं। तो सबसे पहला क्रम होगा कौन? पुर्तगाल या पुर्तगीज कंपनी, आप लिखेंगे पुर्तगीज कंपनी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कंफ्यूजन होता है। स्थापना की अगर दृष्टि देखेंगे, तो दूसरी कंपनी हमारी 1600 ईस्वी में जो बनती है ब्रिटिश कंपनी होती है। लेकिन आगमन की अगर क्रम से देखेंगे तो हाउटमैन के नेतृत्व में डच कंपनी आई थी, 1595-96 के आसपास में जो है डच कंपनी आई थी। तो अगर आपके आगमन के क्रम से पूछे तो आप आगमन के क्रम से दूसरी कंपनी डच बताएंगे। ठीक है, दूसरी कंपनी कौन सा बताएंगे? डच बताएंगे। ठीक है, अगर आगमन के क्रम से पूछे, अगर स्थापना के क्रम से पूछती तो यहां पर हमारा पूछता, तो यहां पर क्या हो जाता? ब्रिटिश कंपनी हो जाती, क्योंकि 1600 ईस्वी में ही स्थापना हो गई थी। और डच कंपनी कब बनती है? 1602 में बनती है। कब बनती है? 1602 ईस्वी में बनती है। लेकिन आए कब थे? आए सबसे पहले थे पुर्तगीज के बाद दोबारा यही आए थे, क्योंकि पुर्तगाल कंपनी जब आई थी तो कब आई थी? 1498 ईस्वी में आई थी। और ये जो है डच कंपनी जब आई थी तो आई थी जो है 1595 और 96 के आसपास में जो है हाउटमैन के नेतृत्व में आई थी। तो आगमन का यही क्रम होगा, पुर्तगीज, डच, उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद तीसरी जो आती है हमारी ब्रिटिश कंपनी आती है, जो हमारे भारत पर काफ़ी लंबे समय तक शासन करती है, वह होती है ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथी कंपनी जो है वो हमारी क्या है?
फ्रांसीसी कंपनी जो 1664 ईस्वी में स्थापना होता है, वो है हमारी कौन? फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी, ठीक, फ्रांसीसी कंपनी। तो अगर आपसे क्रम कभी पूछे तो क्रम यही ध्यान रखिएगा, आने का क्रम। लेकिन अगर स्थापना पूछे तो स्थापना पे अगर पूछे तो यही डच को तीसरे पे कर दीजिएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे पे कर दीजिएगा, अगर स्थापना की दृष्टि से पूछे, क्योंकि इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हो जाता है। कब? इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हो जाता है। कहाँ पर? लंदन में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे आगमन का क्रम पूछे तो आगमन क्रम यही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ध्यान दीजिए इन क्वेश्चन को अच्छे से ऑप्शन के साथ रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, और हम आपको एक क्रम से आधुनिक भारत पढ़ाते हुए चलेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें होगा उत्तरकालीन मुगल बादशाह, जिसमें कैसे हम देखेंगे कि जो उत्तरकाल के मुगल बादशाह कैसे कमजोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे कैसे बंगाल पर जो है अंग्रेज आधिपत्य बना लेते हैं अपना। इसका हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।